हो सकता है कि यहाँ कोई करने वाला ना मिले तो हमको छठ देने जाना गांव पड़ेगा। गांव जाना पड़ेगा तो 8 बजे निकलेंगे, पहुँच तो जाएंगे 9:30 बजे तक। जाना तो पड़ेगा। हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का 42वां सेशन है। क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही है और आज कई दिनों के बाद ये सेशन हो रहा है। लगता है कि मंगलवार को हुआ था, पिछले मंगलवार को। इसके बाद दिवाली की ही छुट्टी हो गई। दिवाली के कल होकर क्लास लेना संभव था नहीं। सैटरडे संडे फिर आ गया, तो आज मंडे को ये क्लास हो रहा है। 7 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें से 6 इकोनॉमी का क्वेश्चन है। एक थोड़ा हमको करंट का क्वेश्चन अच्छा लगा कि शायद पूछा जा सकता है, इसलिए हमने उसे डाल दिया है इसमें, है ना। वो सबसे अंत में है, 7वां क्वेश्चन वही है। सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो बहुत टेंटेटिव लग रहा है, बहुत संभावित लग रहा है कि पूछा जा सकता है, वैसा क्वेश्चन भी कुछ डालने का हम प्रयास करंट से भी करेंगे, ताकि साथ में थोड़ा वो भी लाभ होता रहे, है ना। सामान्य तौर पर उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है ना। मुद्रास्फीति यानी महंगाई विपरीत प्रभाव डालता है ना। वस्तुएं व सेवाएं महंगी हो जाती हैं। महंगी होने के कारण लोगों को अधिक व्यय करना पड़ता है, जिससे उनके बजट पर बुरा प्रभाव भी पड़ जाता है। लेकिन कौन सा वर्ग है इस विपरीत प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा, है ना। तो न प्रभावित होने वाले में देख लेते हैं, जिनकी आय निश्चित होती है। अब जिनकी आय निश्चित है वो तो गलत रूप में ही प्रभावित होंगे, क्योंकि आय अगर निश्चित है और अगर वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय बढ़ जाता है तो शायद उस आय में जो उनकी आय निश्चित है, एक निश्चित पेमेंट उनको महीने में मिलता है, तो उन पर क्या हो जाएगा। मान लो किसी को 10,000 रुपया निश्चित आय है, अभी तक वस्तु और सेवाओं की कीमत कम थी, तो 8,000 रुपया मान लो व्यय होता था, 2,000 रुपये बचत हो जाती थी। वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ा तो हो सकता है कि ये बढ़कर 11,000 भी हो जाए, तब उन्हें अपनी ज़रूरत को पूरा करने में भी दिक्कत महसूस होगी। इसलिए निश्चित आय वाले विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं, है ना। दूसरा, वह व्यक्ति जिसने दीर्घावधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर ऋण दिया है। यहां पर बी और सी विकल्प को आप देखिए, एक में दिया है, दूसरे में लिया है ना। अब दिया है और लिया है, मान लीजिए आप किसी से 100 रुपया लेते हैं और उससे आप 5 केजी मान लेते हैं चावल खरीदते हैं, नहीं तो उस रुपए की क्रय शक्ति कितनी हो गई, 5 केजी चावल। आप 1 महीने के बाद वापस करते हैं और वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण 4 केजी ही चावल आप उससे वो व्यक्ति खरीद पाता है, नहीं। ऐसा तो हो सकता है। तो जितना आपने लिया था 100 रुपया, आप उतना वापस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है ना। तो जितना आपने लिया उससे कम आप वापस कर रहे हैं, इसलिए देने वाले को घाटा होगा, है ना। घाटा हो जाता है और लेने वाला लाभ में चला जाता है। इसलिए जो उधार लेता है निश्चित ब्याज दर पर, उसकी आय वो लाभ की स्थिति में रहता है, जबकि ऋण देने वाला हानि उठाता है। इसलिए उत्तर यही हो जाएगा, है ना। उपभोक्ता जो वस्तुओं एवं सेवाओं की क्रय कर अपनी जरूरतें, अब उपभोक्ता जब वस्तु और सेवा उपभोक्ता के द्वारा ही उपभोग किया जाता है, वस्तु और सेवा की कीमत यदि बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है कि उसे कष्ट होगा। तो ये भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, ये भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे और ये भी होंगे। लाभ में कौन रहेगा,
केवल वो लोग जो निश्चित ब्याज दर पर ऋण लेते हैं, तब उन्हें जितना वो लिए हैं उससे कम पैसा वापस करना पड़ता है। इसी को कहते, यही होता है। तो ऋण लेने वाला लाभ में होता है, ऋण देने वाला घाटे की स्थिति में चला जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लू चिप शेयर, ब्राउनफील्ड एफडीआई, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्रीन फील्ड एफडीआई। ब्लू चिप शेयर उन कंपनियों के शेयर होते हैं जिनमें निवेश करने पर लाभ की संभावना अधिक रहती है। ये मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों के शेयर होते हैं, है ना, जिसमें निवेश करने पर घाटे की आशंका नहीं रहती है। सबसे अधिक बाजार में इसी शेयर की मांग रहती है, क्योंकि कोई भी निवेशक लाभ के अवसरों में ही निवेश करना चाहता है। आजकल देखते होंगे, जिसको सरकारी नौकरी होती है सब कोई उसी में निवेश करना चाहते हैं। दुल्हा बाजार का ब्लू चिप शेयर वही होता है ना। तो लाभ अर्जित वाली उन कंपनियों के शेयर जो नियमित लाभ देता है और जिसकी बाजार में काफी मांग रहती है, यही होता है ब्लू चिप शेयर का मतलब। एफडीआई दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्राउनफील्ड और दूसरा होता है ग्रीनफील्ड, है ना। कोई भी विदेशी निवेशक पहले से स्थापित कंपनी का यदि अधिग्रहण करे, खरीद ले, अधिग्रहण करे, तो ये ब्राउनफील्ड होता है। और नए सिरे से एकदम नया कारोबार की शुरुआत करना, ये ग्रीन फील्ड का मतलब होता है। अगर नए सिरे से शुरुआत होती है तो ग्रीन फील्ड है। कोई भी विदेशी निवेशक आता है, भारत में ही आता है, नए सिरे से कोई उत्पादन इकाई शुरू करता है, व्यापार या कारोबार शुरू करता है, तो ये ग्रीन फील्ड है। और जो पहले से स्थापित है, प्राइवेट क्षेत्र का या कि पब्लिक सेक्टर का, कहीं भी है, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, कुछ भी हो, अगर उसे खरीद लेता है, उसका अधिग्रहण कर लेता है, तब उसे ब्राउन फील्ड कहा जाता है। तो दो आंसर तो एक ही साथ निकल गए, है ना। ब्राउन फील्ड कौन होगा? किसी उत्पादन इकाई या कारोबार की शुरुआत, विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में पहले से स्थापित किसी उत्पादन इकाई, व्यापार या कारोबार का अधिग्रहण। तो यह अधिग्रहण जो होगा वो ब्राउन फील्ड है, और जो शुरुआत होगी वो कहा जाएगा ग्रीन फील्ड। और भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशी बाजार से जो पूंजी इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड जारी किया जाता है, ऋण पत्र जारी किया जाता है, उसे तीन नामों से जानते हैं, है ना। एक, अगर यूरोपीय बाजार से जारी करते हैं, यूरोपीय बाजार के लिए अगर जारी होता है, सबसे पहले इसी बाजार के लिए जारी किया गया था, तो इसे यूरो निर्गम कहा जाता है ना। इसके बाद यदि अमेरिकी बाजार के लिए जारी होता है तो इसे एडीआर कहा जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और यदि ग्लोबल बाजार के लिए जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक बाजार के लिए, किसी देश विशेष के लिए नहीं, तब इसे जीडीआर कहा जाता है ना, ग्लोबल
डिपॉजिटरी रिसिप्ट, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय कंपनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में इक्विटी पूंजी प्राप्त करने के लिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1। अब उस हिसाब से आप मिला लीजिए, पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 1, ये उत्तर होगा। ब्लू चिप शेयर, सर्वाधिक मांग वाली शेयर, लाभ की उम्मीद वाली शेयर, सर्वाधिक लाभ की उम्मीद वाली शेयर, मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों के शेयर, ब्राउनफील्ड एफडीआई, विदेशी निवेशकों द्वारा पहले से स्थापित व्यापार या कारोबार का अधिग्रहण करना, जीडीआर, भारतीय कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूंजी इकट्ठा करने के लिए जारी किया गया बॉन्ड, और ग्रीनफील्ड एफडीआई, विदेशी निवेशकों द्वारा देश के भीतर नए सिरे से शुरू किए गए व्यापार, कारोबार या उत्पादन इकाई। तो यही होगा तीसरा। पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, ये एफआईआई करने वाले वैसे लोग होते हैं जो अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहते हैं, यानी ये पोर्टफोलियो निवेश से संबंधित है। पोर्टफोलियो निवेश या संस्थागत, विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। असल में विदेशी संस्थागत निवेश अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति करता है तो उसे पहले सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी उसे संस्थागत निवेशक कहते हैं। और रजिस्ट्रेशन के समय जब सेबी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जाता है तो अपने विषय में सारी जानकारी देनी पड़ती है, साथ में यह भी बताना पड़ता है कि आपके आय का स्रोत क्या है, तभी वहां रजिस्ट्रेशन होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता है, पहचान को प्रकट नहीं करना चाहता है, तो वो एफआईआई नहीं कर पाएगा। तब ऐसे लोग एफआईआई करने के लिए, पोर्टफोलियो निवेश करने के लिए संस्थागत निवेशक के जरिए ही निवेश करते हैं, उन्हीं के माध्यम से करते हैं। और उस दौरान जो संस्थापक निवेशक के द्वारा इन्हें जो पत्र दिया जाता है उसे ही पार्टिसिपेटरी नोट्स कहा जाता है। तो पहचान छुपाकर रखने वाले व्यक्ति हैं, तो पहचान छुपाकर रखने वाले स्वाभाविक है सेबी में पंजीकृत नहीं होंगे, है ना। केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये इन्हें चूंकि पहचान छिपाकर रख रहे हैं तो ये अपने विषय में कोई जानकारी देते नहीं हैं, तो अपने ग्राहक को जानो, है ना, केवाईसी शर्त की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। और इसका उपयोग मुख्यतः घरेलू, ऐसा नहीं है, घरेलू और विदेशी दोनों करते हैं। निवेशक दोनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए उत्तर केवल 1 और 2 होगा। यहां पर ABC लिखा गया है, इसको ये कर लीजिएगा, 1 2 3, है ना। तो 1 और 2 यही उत्तर होगा, 3 उत्तर नहीं होगा, क्योंकि विदेशी निवेशक भी इसका प्रयोग करते हैं। साल दर साल घाटा, बजट घाटे का बजट रहा है, इस बार भी है, घाटे का ही बजट पेश किया गया है। हालांकि घाटे का बजट पेश करना एक प्रगतिशील कदम होता है, बशर्ते घाटा ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि घाटा अधिक हो जाने पर विकास कार्य प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन घाटे का बजट एक प्रगतिशील दृष्टिकोण ही होता है। घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? घाटा को कम करना है
तो व्यय को घटाइए, है ना। व्यय को घटाइएगा, आय को भी बढ़ाइए, लेकिन व्यय को घटाइएगा, पहला फोकस व्यय पर ही होता है, क्योंकि आय एकाएक बढ़ना संभव नहीं हो पाता है। तो क्या करेंगे, जो घाटा कम हो जाएगा तो राजस्व व्यय को घटा देंगे, है ना, यानी रोजाना के व्यय को घटाएंगे। राजस्व व्यय वही होता है, इसे घटाया जा सकता है। 4 सब्जी ना खाएंगे, एक के सब्जी पर काम चलेगा, है ना, व्यय कम हो जाएगा, है ना। जब पैदल ही अधिक चलेंगे, सवारी का उपयोग कम करेंगे, पैसा बचेगा ना। सब दैनंदिन का रोजाना का खर्च है। सरकार प्रशासनिक सेवा में कटौती करेगी। वो एक अग्निवीर आया था ना, क्या था, राजस्व व्यय ही वहां से बहुत ज्यादा हो रहा था, तो पेंशन की व्यवस्था या पेंशन समाप्त किया गया, या बहुत तरह के काम होते हैं, है ना। दूसरा, कल्याणकारी योजना को प्रारंभ करना। यदि ये प्रारंभ करते हैं तो ये व्यय को बढ़ा देगा नहीं, व्यय बढ़ेगा, और व्यय बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि घाटा तो रुकेगा नहीं। तीसरा, सब्सिडी को युक्ति संगत बनाया जाएगा, यानी जरूरी सब्सिडी ही दिया जाएगा। गैर जरूरी सब्सिडी जो वोट बैंक के लिए दिया जाता है, इस पर रोक लग सकती है ना। बहुत सारा बिजली फ्री, ये चीज़ फ्री, वो चीज़ फ्री अभी होता है ना। जहाँ चुनाव होता है देखो फ्री का एकदम लाइन लग जाता है, तो वो उस पर रोक लगेगी, उससे व्यय संकुचित होगा, कम होगा। ये होगा आयात शुल्क, इससे तो निर्यात और बढ़ जाएगा, राजकोष पर दबाव भी पड़ने लगेगा। नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो केवल 1 और 3 होगा, है ना। व्यय को कम कीजिए, घाटा कम होगा, व्यय को बढ़ाइएगा, घाटा। अब जो जरूरी व्यय है वो तो देना होगा, मकान मालिक को किराया तो देना ही पड़ेगा, बच्चों की फीस तो जमा करनी ही पड़ेगी, भोजन तो करना ही है, लेकिन उसी में थोड़ा डिसिप्लिन को बढ़ाया जाता है ताकि व्यय को कम किया जा सके, जिससे कि घाटा कम हो जाता है ना। 5वां, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम मसाला बॉन्ड के संदर्भ में मसाला बॉन्ड भारतीय कंपनियों द्वारा रुपये में जारी बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहा जाता है ना। एक पहले भी इससे संबंधित देखे हैं, GDR, यूरो निर्गम, और ADR, है ना। थोड़ा वहां चलेंगे और देखो ये भी विदेशी बाजार के लिए है ना। तो आप कहिएगा कि सर अंतर क्या है। अंतर है इसमें, ये होता है विदेशी मुद्रा में जारी होता है, ऐसे लिख लो, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी बॉन्ड को यूरो निर्गम, ADR या GDR कहा जाता है ना। ये विदेशी मुद्रा में जारी होता है। मसाला बॉन्ड जो होता है ये रुपया में जारी होता है, ठीक है। रुपया में जो जारी होगा ये मसाला बॉन्ड कहलाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, ये तो सही है।
ये रुपया अंकित बॉन्ड रुपया में जारी होता है और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के तहत वित्तीयन का स्रोत है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों के लिए नहीं है, केवल निजी क्षेत्र की कंपनियां ही इसे जारी करती हैं, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है ना। तो केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही होगा। केवल निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ही मसाला बॉन्ड जारी करती हैं। ये करंट से क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है। करंट से है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो आई है ना, उसके संदर्भ में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या का मतलब क्या होता है? पंद्रह से 59 वर्ष की आयु की जनसंख्या है ना, ये 68% बताई गई है। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला राष्ट्र भी है, युवा राष्ट्र भी कहा जाता है, क्योंकि 70% के आसपास जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या है, इसलिए ये कथन सही है। ठीक है, 2024-25 के बजट में केंद्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% बताया गया है ना। 4.9 है राजकोषीय घाटा, 2-3 बार बीपीएससी में पूछ चुका है। 4.9 ही बताया गया है ना। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन देश रहा है? कौन यहां गलत लिखा गया है? साझेदार अमेरिका नहीं रहा है, पिछले 2 साल से था, इस बार फिर से चीन हो गया है। ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार चीन भारत का, हालांकि बड़ा मार्जिनल अंतर है, 0.1 का अंतर है। कितना? 144, शायद चीन का 144, $0.8 अरब है। अमेरिका का 144.7 अरब है। मार्जिनल अंतर है, एकदम थोड़ा सा 0.1 का अंतर है। लेकिन व्यापारिक साझेदार भारत का सबसे बड़ा 2023 में चीन ही रहा है। तो ये कथन गलत हो जाता है और यही उत्तर होगा, है ना। यही रहा है आंकड़ा 2023 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, वैश्विक व्यापार का। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में कोर सेक्टर में 8 उद्योग आते हैं, है ना। 8 है भी यहाँ। भारांश इतना है, यानी कुल औद्योगिक उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 40.27% है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी पहले ऊर्जा का होता था, लेकिन इस बार की रिपोर्ट के अनुसार रिफाइनरी उत्पादों का सबसे ज्यादा है ना। ये कथन भी सही है। और कोर सेक्टर के इंडस्ट्रीज, आधारभूत उद्योग, इसमें आ जाते हैं आपको बिजली है, इस्पात है, कोयला है, उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है। कितना हुआ भाई? 5 हुआ। इसके बाद रिफाइनरी है,
दो भाई हमको याद नहीं आ रहा क्या होगा, है ना। दो और हैं इसमें, कोयला, इस्पात, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी। दो मिसिंग है, नहीं ध्यान में आ रहा है अभी, ठीक है, देख लीजिएगा। अब अंतिम क्वेश्चन बड़ा फेमस हुआ था, करंट का क्वेश्चन था, हमें लगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आज के सेशन में इसे ऐड कर लिया था। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघवाद 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस विषय पर निर्णय दिया था। काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी चर्चाओं में रहा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है आयोग के द्वारा। तो विधवा विवाह विधवा महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित नहीं था, दिव्यांग जनों से भी संबंधित नहीं था, तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी नहीं था, ये तीनों गलत हो जाता है ना। समलैंगिक लोगों ने ये आवेदन दिया था कि हमें विवाह करने की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को अवैध किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है 54 है, ये अपोजिट सेक्स के बीच शादी करने की अनुमति देता है। अपोजिट सेक्स यानी महिला और पुरुष के बीच ही शादी होगी, सेम सेक्स के बीच शादी करने की अनुमति विशेष विवाह अधिनियम 1954 नहीं देता है, इसलिए समलैंगिक विवाह कानूनन अवैध है। हालांकि जो सुप्रियो चक्रवर्ती शायद सुप्रीम कोर्ट के वकील ही हैं, या मान लीजिए जो इसकी मांग कर रहे थे, उनका ये कहना था कि आप इस विषय में सरकार को कानून बनाने का निर्देश दीजिए कि वो समलैंगिक विवाह पर कानून बनाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश देने से भी इनकार कर दिया था और कह दिया था कि हमारा काम कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना नहीं है। हालांकि उसके बाद फिर से एक रीपिटिशन आया है, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है क्या डिसीजन आता है, लेकिन अभी तक चूंकि शादी विवाह जो होती है भारत में वो विशेष विवाह अधिनियम है, विवाह अधिनियम 1954 के तहत ही होता है, यही कानूनी मान्यता प्रदान करता है विवाह का, और ये अपोजिट सेक्स के बीच ही शादी करने का प्रावधान करता है। चूंकि यहाँ सेम सेक्स में शादी करने की बात हो रही की मांग की गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब अनुमति नहीं प्रदान किया, इसे उसने कानूनन अवैध कर दिया, है ना। तो इसका संबंध समलैंगिक विवाह को अनुमति न देने से है, ठीक है। तो यही सुप्रियो चक्रवर्ती वाद से क्वेश्चन रहता है, खासकर पॉलिटी में उठाया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि समलैंगिक विवाह से संबंधित है ये, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है, यानी महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं सेवाओं का मूल्य अधिक है, तो सरकार तो इससे लाभ वैसे व्यक्तियों को होता है जो ऋण लेते हैं, जो ऋणी होते हैं, जो ऋणदाता होते हैं उन्हें घाटा होता है, उपभोक्ताओं को घाटा होता है, हानि होती है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है, और निश्चित आय वाले इसका सबसे अधिक दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि आय उनकी निश्चित है, खर्च बढ़ गया तो दबाव तो रहेगा ही, है ना। दूसरी बात, ब्लू चिप शेयर वैसे कंपनियों का शेयर होता है जिसकी बाजार में मांग अधिक होती है, लाभकारी शेयर होते हैं, है ना। ब्राउनफील्ड एफडीआई वैसे एफडीआई को कहा जाता है जिसके तहत विदेशी निवेशक पहले से स्थापित किसी इकाई का अधिग्रहण करते हैं।
GDR भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में विदेशी बाजार के लिए जारी किया जाने वाला बॉन्ड है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पूंजी इकट्ठा करने के लिए भारतीय कंपनियां विदेशी मुद्रा में जो बॉन्ड जारी करती हैं उसे ही GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहा जाता है। और ग्रीनफील्ड FDI विदेशी निवेशकों के द्वारा देश के भीतर नए सिरे से शुरू किए गए किसी इकाई में लगाए गए धन को कहा जाता है, निवेश को कहा जाता है। पार्टिसिपेटरी नोट्स FII करने का तरीका है, पोर्टफोलियो निवेश करने का तरीका है या विदेशी संस्थागत निवेश करने का तरीका है। इसमें निवेश करने वाला अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता है और विदेशी संस्थागत निवेशक के माध्यम से अपना निवेश करता है। ये स्वाभाविक है कि जब पहचान छुपा कर रखना है तब सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होगा, KYC देने की आवश्यकता नहीं होगी और इसका प्रयोग घरेलू के साथ साथ विदेशी निवेशक भी करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है, यहां पर विदेशी निवेशक भी आ जाएंगे। बजट घाटा यदि बढ़ रहा है तो खर्च में कमी करनी पड़ेगी। खर्च में कमी करने के लिए राजस्व घाटे को कम करना, राजस्वगत व्यय को कम करना होगा। राजस्वगत व्यय वैसा होता है जो सरकार दैनंदिन के उपयोग के लिए खर्च करती है, उसे कम किया जाता है। और फिर सब्सिडी को भी जस्टिफाई किया जाता है, युक्तिसंगत बनाया जाता है ताकि बेकार में धन की बर्बादी ना हो, है ना। यही दो होगा, 1 और 3। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक की एक शाखा है, एक अनुषंगी संस्था है, ये सही है। और रुपया अंकित बॉन्ड यानी मसाला बॉन्ड निजी क्षेत्र की कंपनियां जारी करती हैं। ऐसे भी IFC जो है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ही गठित किया गया है ना। तो निजी क्षेत्र की कंपनियां ही शामिल होंगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में भारत में कार्यकारी जनसंख्या 68% है, लगभग 70% कह सकते हैं। और भारत को इसलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड जननांकीय लाभांश वाला देश कहा जाता है। बजट घाटा 2024-25 के केंद्रीय बजट में 4.9% होने का अनुमान है, सही है। भारत 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन रहा है, फिर से चीन आ गया है 2 वर्ष के बाद। चीन का 144.8 अरब डॉलर का रहा है चीन के साथ व्यापार, जबकि अमेरिका के साथ 144.7 अरब डॉलर का रहा है ना। कोर सेक्टर इंडस्ट्री के 8 इंडस्ट्री शामिल होते हैं, उसमें से उन 8 इंडस्ट्री का भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन में हिस्सेदारी लगभग 40% है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी रिफाइनरी क्षेत्र की होती है, तेल शोधन का होता है। और सुप्रियो चक्रवर्ती बना भारत संघवाद समलैंगिक विवाह को अनुमति न देने से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार केवल विपरीत सेक्स के बीच ही वैवाहिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, विवाह हो सकता है। इसलिए समान सेक्स के लोगों के बीच विवाह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर सरकार कानून बना दे तब यह संभव हो सकता है। तो आज के लिए यही 7 क्वेश्चन था, फिर हम लोग कल मिलेंगे और 7 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। हो गया।